नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट के EVS पर जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हैं। और आप सभी को पता है कि सीटेट के बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हर वर्ष उन टॉपिकों से प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए हम दोस्तों बात कर लेंगे इस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए थे, अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पास में बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पर। यहाँ पर कह रहा है, यह कश्मीर में पाया जाने वाला एक नक्काशी रहित घर है। यह कश्मीर में पाया जाने वाला एक नक्काशी रहित घर है। कश्मीर में पाया जाता है और वहाँ पर नक्काशी रहित है, यानी कि नक्काशी नहीं होगी। क्या उसको हम डोंगा कहेंगे, क्या उसको हाउस बोट कहेंगे, या लकड़ी के घर कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं बताना चाहूँगा। अगर कभी आपसे पूछ ले कि लकड़ी के घर, तो सबसे ज़्यादा जो लकड़ी के घर हैं, या हम कह सकते हैं बांस के घर, अभी कभी आपसे कह दे तो सबसे ज़्यादा बांस और लकड़ी के घर, तो आप कहोगे सर इसकी बात आएगी असम की। हाउस बोट और डोंगा ये दोनों कश्मीर के हैं, लेकिन हाउस बोट में क्या होता है, इसमें जो होती है नक्काशी होती है, इसमें नक्काशी होती है। और जो इसकी नक्काशी होती है उसको हम कहते क्या हैं, उसको हम कहते हैं खत्म बंद। क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। और यह जो हाउस बोट होती है लगभग 90 फीट जो होती है वो लंबी होती है, 90 फीट लंबी होती है। यहाँ पर आपका नक्काशी रहित घर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डोंगा। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हाउस बोट के बारे में आपसे कभी पूछे तो कहोगे सर नक्काशी रहित होगी, और कहाँ? जम्मू कश्मीर में 90 फीट लंबी, और इसके जो नक्काशी होती है उसको हम क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कश्मीर में पाया जाने वाला नक्काशी रहित घर है, तो आपका हो जाएगा डोंगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? देखिए, अगर बात करें मुंबई की तो आप कहोगे सर मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार। मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार। और 7 टापुओं का शहर भी दोस्तों मुंबई को ही कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर कभी आपसे पूछ दे कि बेंगलोर, तो कहोगे सर बेंगलुरु, तो ये कहोगे सर बेंगलोर जो होगा आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं बेंगलोर। बेंगलोर को क्या कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है भारत का बगीचा। क्या कहा जाता है? भारत का बगीचा। याद कर लीजिएगा, और दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगर पूछे 7 टापुओं का शहर तो कहोगे मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार तो कहोगे सर मुंबई, बेंगलोर की अगर बात कर ले तो भारत का बगीचा। अगर कर्नाटक की बात कर ले तो कहोगे सर IT शहर। इसके बाद में आपके सामने तीसरा प्रश्न दिया गया है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, और इसका नाम यहाँ पर है, किसके आश्रय का नाम बाड़ा है? यानी कि बाड़ा में ऐसा कौन सा यहां पर जीव जंतु है जो बाड़ा में रहता है? बाड़ा में कौन रहता है? कमेंट में तुरंत बताइए बाड़ा में कौन रहता है। तो कहोगे सर बाड़ा में बकरी रहती है। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लें सांप की तो कहोगे सर सांप जो है ये बैरों में रहता है, या इसी को हम कहते हैं बिल। ये 2 शब्द लिख के आते हैं। सांप कहाँ रहता है? बैरों में रहता है या बिल में रहता है? अगर हम बात कर लें सुअर की तो कहोगे सर ये रहता है आपका
सुकरसाला में। कहाँ रहता है? सुकरसाला में। और आपको पता है कि मधुमक्खी कहाँ रहती है? तो कहोगे सर मधुमक्खी जो है ये रहती है छत्ते में, और छत्ते में रहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं बी हाइव। बी हाइव, तो इसी को हम बोलते हैं आपका। तो यहाँ पर आपका जो बाड़ा में रहते हैं वो है आपकी बकरी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन सभी को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और बहुत बार दोस्तों यहाँ से भी पेपर में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर, बदहजमी का घरेलू उपचार है। बदहजमी जब होती है तो उसका घरेलू उपचार की बात की गई है। बदहजमी का घरेलू उपचार है। कहोगे सर बदहजमी जब होती है तो उसका जो घरेलू उपचार है ये होता है सौंफ। और अगर आपसे कभी कभी कह दे कि सीटेट में दोस्तों ऐसे भी पूछ लेता है, सीटेट में कभी कभी पूछता है कि मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती हूँ, क्या कहेगा? मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती हूँ, तो ये भी आता है सौंफ के लिए। बदहजमी के लिए सौंफ और मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए भी सौंफ। आप सभी जाते होंगे रेस्टोरेंट में और बाद में आपको सौंफ दी जाती होगी, तो काफ़ी अच्छा लगता है उसको, जब मुंह में जाती है उसका स्वाद बढ़ता है और अच्छा लगता है। तो मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए भी आपका सौंफ और बदहजमी का घरेलू उपचार भी आपका सौंफ। अगर अदरक की बात कर ले तो आप सभी को पता है कि जो गले की समस्या होती है ये अदरक से दूर होती है। अगर खीरे की बात कर ले तो कहोगे सर खीरे से क्या होता है? जो आँखों की जलन होती है, आँखों की जलन, ये आपके खीरे से दूर होती है। खीरा काट के आँखों पर रख लिया जाता है, इससे आँखों की जलन जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो बदहजमी के लिए था ए ऑप्शन था आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, यहाँ पर कह रहा है किसकी कमी से हमारी हड्डियाँ व दांत कमज़ोर हो जाते हैं? किसकी कमी से हमारी हड्डियाँ व दांत कमज़ोर हो जाते हैं? आप सभी को पता होगा कि भैया हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं कैल्शियम की कमी से। और पूर्ति किससे करोगे? कहोगे सर कैल्शियम दूध, अंडा, मछली, ये सभी चीज़ें खाई जाएंगी। फास्फोरस, विटामिन डी, ये सभी आपके हड्डियों को और दांतों को कमज़ोर करने के कारण होते हैं। अगर लोहे की बात कर ले, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर लोहे की बात कर ले तो लोहा आप कहोगे सर एनीमिया, लोहे की कमी से कौन सा रोग? तो कहोगे सर एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। और अगर आयोडीन की कमी से बात कर ले तो आप तुरंत बताओगे कि घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। यहाँ पर आपका हड्डियाँ व दांत कमज़ोर करने के लिए आपका कैल्शियम हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ढोकला। बात आता है ढोकला किस राज्य के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है? बात हो रही है ढोकला की। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। कहोगे सर ढोकला हो चाहे हो आपका लेमन राइस, क्या होगा? लेमन राइस। ढोकला हो और चाहे हो आपका लेमन राइस, ये दोनों जाएंगे गुजरात के साथ में। ढोकला हो और लेमन राइस हो, ये जाएंगे गुजरात के साथ में। ढोकला भी आपका गुजरात का हुआ और लेमन राइस भी आपका गुजरात का हुआ। अगर बात कर ले महाराष्ट्र की तो कहोगे सर महाराष्ट्र जो है यहाँ पर वड़ा पाव, वड़ा पाव और यहाँ पर आपका पाव भाजी, पाव भाजी, ये दोनों प्रसिद्ध भोजन हैं आपके महाराष्ट्र के। और गुजरात का लेमन राइस और ढोकला ये बहुत ही प्रसिद्ध है। नागालैंड की अगर बात कर ले तो कहोगे सर मोमोज। अगर बात कर ले जम्मू और कश्मीर की तो जम्मू और कश्मीर की बात होगी तो कहोगे सर कहवा। कहवा जो है वो जम्मू और कश्मीर। और अगर बात कर ले यहाँ पर नागालैंड की तो आप सभी को पता है कि नागालैंड आपका हो जाएगा मोमोज के लिए।
लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ढोकला आपका जाएगा गुजरात के साथ में और लेमन राइस के साथ में। आगे हम बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। पायरिया रोग होता है, पायरिया रोग होता है किससे होता है? जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, विषाणु से होता है और कवक से होता है। आज के बाद आप पायरिया से होने वाले प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी रोग हैं याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। देखना अभी कौन कौन से रोग होते हैं आपके प्रोटोजोआ से। दोस्तों पायरिया भी आपका होता है प्रोटोजोआ से। साथ ही साथ और कौन कौन से रोग होते हैं प्रोटोजोआ से? तो कहोगे सर प्रोटोजोआ से होता है काला जार। प्रोटोजोआ से क्या होता है? काला जार। होता है मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। होता है पेचिस। और क्या होता है? और सोने की बीमारी। क्या होती है? सोने की बीमारी। ये सभी आपके जो हैं ये होते हैं आपके प्रोटोजोआ से। याद कैसे करोगे? पापा काम पे सोते हैं। पापा से आपका पायरिया, काम से हो जाएगा, का से हो जाएगा आपका कालाजार, माँ से हो जाएगा मलेरिया, पा से हो जाएगा, पे से हो जाएगा पेचिस और सोते हैं से हो जाएगा आपका सोने की बीमारी। तो प्रोटोजोआ से ये इतने रोग जो होते हैं वो होते हैं। पायरिया भी आपका प्रोटोजोआ से ही होता है। बुखार, तेज कपकपी के साथ बुखार आना। अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि तेज कपकपी के साथ बुखार आना तो कहोगे सर मलेरिया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पिसीकल्चर संबंधित है। पिसीकल्चर संबंधित है। कहोगे सर मछली को पीस लिया और खा गए, तो मछली पालन से आपका संबंधित है पिसीकल्चर। मछली पालन से आपका क्या संबंधित है? पिसीकल्चर। अगर बात करें केचुए की तो कहोगे केचुआ जो है वो जमीन में छेद करता है, यानी कि वर्म करता है, यानी कि वर्मी कल्चर आपका हो जाएगा केचुए पालन से संबंधित। अगर हम बात कर लें जैतून के कृषि की तो कहोगे सर क्या हो जाएगा? ओलिवो कल्चर। ओलिवो कल्चर आपका हो जाएगा जैतून की कृषि से। अगर बात हो फलों की तो कहोगे सर हार्टिकल्चर हो जाएगा। हार्टिकल्चर हो जाएगा आपका फलों से संबंधित। पिसीकल्चर आपका मछली से संबंधित हो जाएगा। केचुए पालन से वर्मी कल्चर, जैतून कृषि से आपका ओलिवो कल्चर और फलों के उत्पादन से आपका हार्टिकल्चर। सभी इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है। स्तनधारी का मतलब क्या होगा? कहोगे सर स्तनधारी जो बच्चे को जन्म देंगे। स्तनधारी कौन होंगे? स्तनधारी कौन होंगे? कहोगे सर स्तनधारी वे होंगे जो बच्चों को जन्म देंगे, जो अंडे नहीं देंगे। और परंतु स्तनधारी है, इसकी औसत आयु 90 वर्ष होती है। इसकी औसत आयु 90 वर्ष होती है। तो मैं बताना चाहूंगा स्तनधारी के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं स्तनधारी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर लिखिएगा, फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। आंसर की तरफ चल रहे हैं। फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। सांस किसके माध्यम से? फेफड़ों के माध्यम से लेती है। और पृथ्वी की यह सबसे भारी जीव है। सबसे भारी जीव। अब आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में बात हो रही है। सबसे भारी जीव है तो आप बताओगे व्हेल। क्या बताओगे? व्हेल या नीली व्हेल, जो स्तनधारी भी होती है और फेफड़ों के माध्यम से सांस भी लेती है। 90 वर्ष तक इसकी आयु होती है और पृथ्वी की सबसे भारी जीव होती है आपकी ये नीली व्हेल। यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, सॉरी दोस्तों 10 की। कह रहा है
किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? भैया पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, मृदा से, भाई इसके जो जड़ें होंगी ये होंगी आपकी मृदा में, तो मृदा से क्या लेंगे? जल लेंगे और खनिज लेंगे। मृदा से क्या लेंगे? जल लेंगे और खनिज लेंगे। अगर आप कहोगे CO2 ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं पौधे। अगर कभी बात कर ले कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, तो कहोगे सर ये सूर्य होता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो यहां पर किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण जो आपके पौधे होते हैं वो हरे होते हैं। एक और लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल स्टार बना करके लिखिएगा, बनाइएगा और लिखिएगा, हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन, हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन किसे कहेंगे? तो कहोगे सर ये कहेंगे हम नाइट्रेट को। हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन हम कहेंगे नाइट्रेट को। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की, कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा जीव है जिसमें सुनने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज्यादा होती है? निम्नलिखित में से वह कौन सा जीव है जिसमें सुनने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज्यादा होती है? अगर कभी कहे 4 गुना ज्यादा तो कहोगे सर ये होगी गिद्ध की 4 गुना ज्यादा। तो कहोगे सर मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज्यादा तो होगी गिद्ध की, होगी चील की, होगी बाज की। तो यहां पर आप देख सकते हैं बाज आपका ए में दिया है। अगर गिद्ध चील बाज दिया होता 4 गुना ज्यादा तो गिद्ध चील बाघ। अगर कहता 6 गुना ज्यादा तो कहोगे सर शेर और बाघ, शेर और बाघ। और अगर कहता कि भैया जिनके कान तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन इनको सुनाई कम देता है, कान बड़े होते हैं लेकिन सुनाई कम देता है, तो बात करेगा हाथी की। और कान नहीं होते हैं, क्या महसूस करते हैं? कंपन महसूस करते हैं, तो आप कहोगे कि सर सांप। समझ गए होगे? बिल्कुल। अगर कहे गिद्ध चील बाज तो मनुष्य से 4 गुना तेज ध्वनि, मनुष्य की तुलना में सुनने की क्षमता। अगर कहे 6 गुना तो कहोगे शेर और बाघ। अगर कहे कान तो बड़े लेकिन सुनाई कम तो कहोगे सर हाथी। अगर कहेगा कान नहीं होता है और कंपन महसूस करते हैं तो कहोगे सर सांप। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके 12वें क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? हम यहाँ पर बात करेंगे भारत में सर्वाधिक हाथियों की किस राज्य में पाए जाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर हाथी की बात आई है तो दोस्तों हाथी NCERT में किसका वर्णन किया गया आप सभी को पता होगा। तो कहोगे सर नंदू हाथी का वर्णन किया गया है, नंदू हाथी का। और कहा जाएगा कि 3 माह का जो बच्चा होता है, 3 माह का बच्चे का जो वजन होता है ये कितना? तो कहोगे सर 200 किलोग्राम, जिसको हम कह सकते हैं 2 कुंतल। ये याद रखिएगा। हाथी का, सामान्य हाथी का भोजन, सामान्य हाथी के अगर भोजन की बात कर ले तो कहोगे सर 100 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल, 1 कुंतल। ठीक।
औसत जीवन की अगर बात कर ले तो कहोगे सर 70 वर्ष। ठीक, इतना आपको याद रखना है और बहुत बार पेपर में पूछा गया। बहुत कम आराम करता है, यानी कि 2 से 4 घंटे ही ये आराम करता है हाथी। और विश्व में सर्वाधिक हाथी तो कहोगे सर दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत का विरासत पशु अगर कह दे तो भी कहोगे सर हाथी। भारत का विरासत पशु हाथी। 200 किलोग्राम वजन, 3 माह में भोजन कितना खाएगा सामान्य हाथी? 100 किलोग्राम। औसत जीवन 70 वर्ष। और विश्व में सर्वाधिक हाथी दक्षिण अफ्रीका में बहुत कम आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, तो वो हाथी आराम करते हैं। बहुत बार ये आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक हाथी आपके कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप कर बताइए। अब आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की संज्ञा किसे दी गई है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की संज्ञा किसे दी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस की संज्ञा जो है वो दी गई है आपके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को दी गई है प्लास्टर ऑफ पेरिस की संज्ञा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड जब हो जाएगा ठोस तब बन जाएगा ये बर्फ। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की तो कहोगे सर इसको हम क्या कहेंगे? चूना पत्थर। चूना पत्थर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, मूंगफली किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है, किसकी फसल है? तो कहोगे सर मूंगफली जो है ये है आपकी खरीफ की फसल। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मूंगफली आपकी खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल की बुआई आप कहोगे सर होती है ये जून से जुलाई। जून से जुलाई। अगर बात करें खरीफ की फसल तो इसका दूसरा नाम भी कह सकते हो कि वर्षा ऋतु की फसल। वर्षा ऋतु की फसल। अब जब बुआई होगी जून से जुलाई तब कटाई कब होगी? सर कहोगे कटाई होगी आपकी अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर होगी इसकी कटाई। खरीफ की फसल में आपका मूंगफली भी आ जाएगा आपका और आपका आ जाएगा कपास भी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पर रबी की फसल, आप सभी को पता होगा कि रबी की फसल जस्ट इसके बाद में, जस्ट इसके बाद का मतलब है कि इसकी बुआई होगी नवंबर में, नवंबर से दिसंबर में, और इसकी कटाई कब होगी? तो ये होगी मार्च से अप्रैल में। मार्च से अप्रैल में। इसको हम शीत ऋतु की भी फसल कहेंगे। गेहूं, आलू, मटर, चना, ये सभी आपकी रबी की फसलें हैं। तो यहां पर आपका मूंगफली किसकी फसल थी? तो कहोगे सर मूंगफली जो थी वो खरीफ की फसल थी। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपका कोई सुझाव देना अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, किस एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है? भाई भूसा भी है साथ में और दाने भी इसी में पड़े हैं। इसको भूसा अलग करना है, दाने अलग करने हैं, तो कौन सी विधि बोली जाएगी? पेपर में आया हुआ दोस्तों प्रश्न है। एक किसान दानों को भूसे से अलग कर रहा है। दानों को भूसे से अलग करना यानी कि जब दो चीजें हैं और वो उन दो चीजों को अलग किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? भूसा हल्का होता है, दाने थोड़े गरुए होते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा? ओसाया जाएगा। ओसाया जाएगा। और ओसाना को ही हम लोग क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। ओसाना को ही हम लोग क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।